Welcome to Prahlad Goyal physics classes. In this class, we will do this exercise of electrostatics of conductors. So let's take first question. What is the field in the cavity if a conductor having a cavity is charged? तो अगर मान लो ये कोई कंडक्टर है किसी भी शेप साइज का और इसमें कोई कैविटी है and if a conductor having a cavity is charged और हमने इसे कोई चार्ज दिया तो फिर कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसके बारे में पूछा है अभी। तो देखो हमने ये किया था कि अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये सॉलिड पार्ट है यहाँ तो जीरो होता ही है, बट इफ देयर इज नो चार्ज इन द कैविटी देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज आल्सो जीरो। ठीक है। फिर पूछा कि डज द रिजल्ट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ कैविटी, तो इसका आंसर होगा नो। तो जो कैविटी है इसकी शेप साइज कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो होगा। तो फिर ये इसका आंसर हो जाएगा जीरो एंड नो। इसके बाद अभी सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, a conducting sphere carrying charge q is surrounded by a spherical conducting shell। तो मान लो ये कोई स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, तो इसका सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे लाई करेगा। एंड इट इज सराउंडेड बाय ए स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, और ये है कंडक्टिंग शेल। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल। तो देखो अगर यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है तो फिर हमने किया था कि जो फेसिंग सरफेस है उन पे चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है, तो फिर अगर यहाँ पे प्लस क्यू है तो फिर यहाँ माइनस क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस क्यू है तो फिर इसके बदले यहाँ पे प्लस क्यू आएगा। तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस क्यू। सेकेंड पार्ट है भी, अनदर चार्ज क्यू इज प्लेस्ड आउटसाइड द शेल। तो हमने सपोज यहाँ पे बाहर कहीं कोई चार्ज क्यू रख दिया, तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल। तो फिर जो अंदर वाला सरफेस है उस पे तो चार्ज माइनस क्यू ही रहेगा, जब तक यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है इस स्फेरिकल कंडक्टर पे, जब तक यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है तो फिर यहाँ पे माइनस क्यू ही रहेगा। आप बाहर जो मर्जी करो तो उससे अंदर की जो चीज़ें हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा माइनस क्यू। फिर लिखा है भी, इफ क्यू इज मूव्ड टू ए पोजीशन बिटवीन द शेल एंड द स्फीयर, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल। अब अगर हम इस क्यू को उठा के यहाँ पे रख दें, कहीं यहाँ पे रख दें, तो फिर हम अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा। तो अब देखो जो अंदर वाला सरफेस है उस पर अब चार्ज आ जाएगा माइनस ऑफ क्यू प्लस क्यू। तो देखो वो कैसे, इसको आप गॉस लॉ से प्रूव कर सकते हो कि मान लो यहाँ पे चार्ज एक्स आ गया, तो
तो मान लो यहाँ पे चार्ज x आ गया इसके अंदर वाले सरफेस पे। फिर अगर इस तरह से हम कोई एक गॉसियन सरफेस लें, ये जो ब्लैक वाला जो सरफेस है, मान लो ये गॉसियन सरफेस है, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो फिर इसमें से पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा, तो फिर इसके अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। एंड नेट चार्ज इनसाइड दिस सरफेस इज x प्लस क्यू प्लस क्यू एंड दैट इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से x आ जाएगा माइनस ऑफ क्यू प्लस क्यू, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू। आर योर अबव आंसर्स वैलिड इफ द स्फीयर एंड शेल आर नॉट कंसेंट्रिक। हाँ, तो अगर मान लो जो ये अंदर वाला स्फीयर है इसको हम थोड़ा इधर उधर डिस्प्लेस कर भी देंगे तो उससे जो हमारे आंसर्स हैं ऊपर वाले पार्ट्स के, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इनका आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 3, ए सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए। तो अभी ये कोई एक इंसुलेटिंग स्फीयर है, ये सॉलिड है, यानी अंदर से ये सॉलिड है, ये ऑफ रेडियस ए, कैरीज ए नेट पॉजिटिव चार्ज 3q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। तो इस पे इसको हमने टोटल चार्ज दिया हुआ है 3q जो इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल चार्ज इनसाइड दिस इज 3q। Concentric with this sphere is a conducting spherical shell with inner radius b and outer radius c। तो उसके बाद ये एक कोई स्फेरिकल शेल है, तो जिसका इनर रेडियस b है और आउटर रेडियस c है, यानी ये वाला पार्ट सॉलिड है, ये वाला पार्ट सॉलिड है और ये होलो पार्ट है। ठीक है, एंड इसके ऊपर नेट चार्ज है माइनस क्यू, इसको हमने दिया नेट चार्ज माइनस क्यू। अब देखते हैं अभी पार्ट ए, कंसिडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर ग्रेटर देन सी। तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। तो देखो पहले हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होगा। यहाँ पे देखो अगर इस पर 3q चार्ज है टोटल, तो फिर जो ये कंडक्टिंग शेल है इसके अंदर वाले सरफेस पे आ जाएगा -3q, तो इसके अंदर वाले सरफेस पे आ जाएगा -3q और फिर इसके आउटर वाले सरफेस पे आएगा +2q, क्योंकि टोटल चार्ज इसके ऊपर -q है, तो जो दोनों का सम है -3q एंड 2q, इन दोनों का सम -q होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे टोटल चार्ज आएगा +2q। ठीक है, तो कंसिडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर ग्रेटर देन सी। तो अगर हम कोई ऐसे गॉसियन सरफेस ले लेते हैं अभी, ये कोई गॉसियन सरफेस है ऑफ रेडियस आर और आर की वैल्यू सी से बड़ी है, तो नेट चार्ज इसके अंदर कितना होगा? तो इसके अंदर नेट चार्ज होगा +3q -3q +2q। तो इसका आंसर हो जाएगा 2q। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया अभी 2q। फिर पूछा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर ग्रेटर देन सी। तो हमारे
और किसी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा +3Q की वजह से आउटवर्ड होगा और -3Q की वजह से इनवर्ड होगा। तो दोनों का आपस में कैंसिल हो जाएगा और फिर बचेगा +2Q की वजह से। अब +2Q पॉजिटिव चार्ज है तो फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे यानी आउटवर्ड। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड। और फिर पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड एट R ग्रेटर देन C, इसकी वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी फॉर R ग्रेटर देन C, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो केवल इस 2Q की वजह से आएगा। 3Q और -3Q का आपस में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा K2Q/R²। तो ये आ जाएगा तो 2KQ/R²। तो फिर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, क्योंकि जो +3Q है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा और -3Q की वजह से अंदर की तरफ आएगा। दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे तो दोनों का आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो फिर इस करके जो नेट फील्ड आएगा यहाँ पे वो 2Q की वजह से आएगा। ठीक है, जो 3Q है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा K3Q/R²। और इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड -3Q की वजह से आएगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो फिर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद अभी पार्ट डी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन विद रेडियस R where R less than C but greater than B, यानी कोई इस पॉइंट पे, किसी इस पॉइंट पे भी। अब R हमारा ये है तो R की वैल्यू B से बड़ी है और C से कम है। तो अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब देखो जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को मैं चलो इसको P1 मान लेता हूँ, इसको P2 मान लेता हूँ। तो पॉइंट P2 जो है अगेन जो 3Q और -3Q इनका फील्ड यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3Q की वजह से इस तरफ होगा और -3Q की वजह से अपोजिट होगा। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। और जो +2Q है इसके लिए ये अंदर का पॉइंट हो गया। ठीक है, जो +2Q चार्ज है उसके लिए ये अंदर का पॉइंट हो गया। तो अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो फिर यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 विल बी 0। देखो वैसे भी आप इसको स्ट्रेट अवे कह सकते हो क्योंकि ये सॉलिड पार्ट है और सॉलिड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे 0 होता है। कंडक्टर के सॉलिड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है भी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P2 पे 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट है E। कंसिडर a spherical Gaussian surface of radius R where C greater than R greater than B। तो फिर अब जो गॉसियन सरफेस है वो इस तरह से भी, तो ये वाला है भी। तो अब इसके जो रेडियस है वो B से बड़ी है और C से कम है। तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, तो फिर इसके अंदर नेट चार्ज कितना है। तो इसके अंदर नेट चार्ज है 3Q और -Q, तो 0 हो जाएगा ये। तो नेट चार्ज इन दिस इज 0। इसके बाद है पार्ट F।
कंसिडर a spherical Gaussian surface of radius r where b greater than r greater than a। तो अब जो गॉसियन सरफेस है वो इस तरह से है अभी, ये वाला। तो द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, तो फिर इसके अंदर नेट चार्ज है 3q, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 3q। जी पार्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन फॉर b ग्रेटर देन r ग्रेटर देन a। यानी अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, से पॉइंट P3, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3। तो अभी पॉइंट P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अब केवल इस 3q चार्ज की वजह से। -3q और 2q के लिए ये अंदर का पॉइंट हो गया, तो फिर पॉइंट P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्लस 3q चार्ज। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3 विल बी k3q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है भी। इसके बाद h पार्ट, हाँ जी पार्ट h, कंसिडर a spherical Gaussian surface of radius r less than a, find an expression for the net charge enclosed by this surface। तो अब जो गॉसियन सरफेस है वो इस तरह से है, ऑफ रेडियस r लेस देन a, यानी ये वाला। तो अब ये गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस है r और r की वैल्यू a से कम है, तो फिर इसके अंदर कितना चार्ज होगा। तो फिर इसके अंदर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी होगी इसकी टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल चार्ज है इसका 3q और इस इंसुलेटिंग स्फीयर का टोटल वॉल्यूम है 4/3 पाई a क्यूब, और इस पार्ट का वॉल्यूम है जितने में हमने चार्ज निकालना है, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई कैंसिल, तो आ जाएगा 3q r क्यूब अपॉन a क्यूब। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ जाएगा। और फिर जो I पार्ट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन r लेस देन a, यानी अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट P4 ले लें, तो फिर इस पॉइंट P4 पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट P4 पे बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ओनली, जो ये वाला चार्ज आया, यानी चार्ज स्मॉल q, तो इसकी वजह से हो जाएगा kq अपॉन r स्क्वायर। तो फिर ये फील्ड आ जाएगा। अब q की वैल्यू पुट कर दो, तो आ जाएगा 3kq r अपॉन a क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। जी पार्ट जे, द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग शेल। तो जो कंडक्टिंग शेल का इनर सरफेस है यानी ये वाला, तो फिर यहाँ पे चार्ज है -3q, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा -3q। के पार्ट, द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग शेल। तो आउटर सरफेस पे जो चार्ज है वो है 2q, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 2q।
इसके बाद अभी मेक द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ बनाना है। तो वो ग्राफ कैसे होगा देखो। तो भी हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा। तो फर्स्ट वी सी फ्रॉम 0 टू ए। तो 0 टू ए यानी पॉइंट P4 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला है 3KQR/A³। तो इसमें आर को 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, और आर को ए पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 3KQ/A²। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो फिर ये आ जाएगा। तो R इक्वल टू ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो है 3KQ/A²। और सेंटर से ए तक जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो 0 से ए तक ग्राफ ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ए और बी के बीच। तो देखो ए रेडियस यहाँ तक है और ये बी यहाँ तक है। तो फिर ए और बी के बीच यानी इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हमें ड्रा करना है। तो यहाँ पे पॉइंट पड़ता है P3। तो पॉइंट P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 3KQ/R²। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 3KQ/R²। तो इसमें अगर आप R को A पुट करो तो यही वाला आ जाएगा, और R को B पुट करो तो ये आएगा 3KQ/B²। तो कुछ मान लो ये फील्ड आएगा। तो अभी ए से बी के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ये फार्मूला है 3KQ/R²। तो इसमें R को A पुट करो तो R इक्वल टू ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 3KQ/A²। R को B पुट करो तो ये आएगा 3KQ/B²। तो ये वाला पॉइंट, तो ये ग्राफ फिर ऐसे हो जाएगा। और B से C के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि B से C के बीच जो है वो सॉलिड पार्ट आ जाता है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ग्राफ ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और फिर C के बियॉन्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी पॉइंट P1 पे, तो उसका फार्मूला है 2KQ/R²। तो ये फार्मूला भी E इक्वल टू 2KQ/R²। तो R इक्वल टू C पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2KQ/C²। तो कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये वाला, so this electric field is 2KQ/C²। और इसके बाद R बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। तो फिर ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इस वाले ग्राफ को एक्सटेंड करें
इस वाले ग्राफ को एक्सटेंड करें तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। और तो ये वाला जो ग्राफ है 2k³/r² वाला, तो ये ग्राफ इसके नीचे रहेगा, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो है 3k³/r² और इसका फंक्शन है 2k³/r², तो इसकी वैल्यू कम है इससे, तो फिर ये वाला ग्राफ इसके नीचे रहेगा। ठीक है भी, मतलब आप इस ग्राफ को ऐसे नहीं ड्रा कर सकते कि इस ग्राफ को आप ऐसे ड्रा कर दो कि बाई चांस से इसको आगे बढ़ाएं तो ये इसी का पार्ट हो जाए। ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है। तो फिर ये ग्राफ इसके नीचे रहेगा थोड़ा ऐसे। ठीक है। सो वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 4। ए स्मॉल कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल विद इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। तो अभी ये कोई शेल है जिसकी अंदर की रेडियस है ए और बाहर की रेडियस है बी, यानी ये सारा पार्ट सॉलिड है। is concentric with a large conducting spherical shell with inner radius c and outer radius d। तो ये दूसरा स्फेरिकल शेल है जिसका इनर रेडियस c है और आउटर रेडियस d है, यानी ये वाला पार्ट भी सॉलिड है सारा। The inner shell has total charge plus 2q and outer shell has charge plus 4q। तो मेक ए प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। तो देखो, अगर इस पे चार्ज +2q है तो फिर यहाँ पे -2q आ जाएगा, उसके बदले बाहर आएगा +2q और 4q हमने पहले से दिया हुआ है, तो टोटल हो जाएगा 4q + 2q यानी 6q। सो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो फिर अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो भी, तो ग्राफ कैसे होगा। देखो, 0 से b तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो 0 से लेकर b तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और फिर पॉइंट b के बाद किसी पॉइंट पे यहाँ पे मान लो से पॉइंट P1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 वो होगा केवल इस वाले चार्ज की वजह से, यानी +2q की वजह से। -2q और 6q की वजह से यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए ये अंदर का पॉइंट है। तो फिर यहाँ पे फील्ड आएगा 2kq/r²। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P1 पे आएगा ओनली बिकॉज ऑफ दिस +2q चार्ज। और फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये B से C के बीच होगा, B से C के बीच, यानी इस वाले रीजन में। तो इसमें अगर आप R को B पुट कर दो तो ये आ जाएगा 2kq/b², यानी ये वाली वैल्यू। सो दिस वैल्यू इज 2kq/b², और R को C पुट कर दो तो फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2kq/c²। तो फिर ये ग्राफ आ जाएगा B और C के बीच। उसके बाद अभी C और D के बीच, अब ये सॉलिड पार्ट है तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो C से D के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। और इसके बाद D के बाद किसी पॉइंट पे, मतलब यहाँ किसी पॉइंट पे से पॉइंट P2,
अब ये डिस्टेंस r मान लो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा केवल इस 6q चार्ज की वजह से, क्योंकि +2q और -2q का दोनों का मिला के यहाँ पे फील्ड 0 हो जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी D के बाद किसी पॉइंट पे जो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 ये आ जाएगा, सॉरी KQ 6KQ अपॉन r²। तो फिर इसका जो ग्राफ आएगा वो ये वाला हो जाएगा। इसमें r को अगर D पुट करो तो फिर ये वैल्यू आएगी 6KQ अपॉन D², तो ये वैल्यू आ जाएगी। सो दिस वैल्यू इज 6KQ अपॉन D², और उसके बाद r बढ़ता जाएगा। एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 0। ठीक है भी, तो फिर ये ग्राफ आ जाएगा। फिर बी पार्ट है भी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंटर। तो r लेस देन a एंड r लेस देन b, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 0 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये आंसर आ गया 0 0। फिर r, c और b के बीच यानी पॉइंट P1 पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2KQ/r², तो ये आंसर आ जाएगा भी। फिर फोर्थ पार्ट है r, c और d के बीच यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो 0 आ जाएगा ये। और इसके बाद अभी r ग्रेटर देन d यानी पॉइंट P2 पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 6KQ/r², तो फिर ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर सी पार्ट है भी, व्हाट इज़ द टोटल चार्ज ऑन दी इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल शेल, तो यानी यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो चार्ज 0 होगा। आउटर सरफेस ऑफ द स्मॉल शेल, तो यहाँ पे चार्ज है +2q। इनर सरफेस ऑफ द लार्ज शेल -2q एंड आउटर सरफेस ऑफ द लार्ज शेल 6q, तो भी आंसर आ जाएंगे ये बोले। सो वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, a point charge +q is placed at the center of an uncharged spherical conducting shell of inner radius a and outer radius b. Find the electric field for r less than a। तो देखो, अगर आपने यहाँ पे चार्ज q रखा तो फिर यहाँ पे -q आ जाएगा और यहाँ पे +q। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर r लेस देन a, यानी किसी इस पॉइंट पे। तो किसी इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल सेंटर वाले चार्ज q की वजह से होगा, बाकी जो ये वाला -q है और ये +q है बाहर वाला, इनकी वजह से ये अंदर का पॉइंट है। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा KQ/r²। ठीक है भी। What is the magnitude and sign of induced charge on the inner surface, that is -q? What is the field for r greater than a less than b, यानी इस पॉइंट पे। तो भी ये सॉलिड पार्ट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो वैसे भी अगर देखें हम, इस पॉइंट पे जो सेंटर वाला +q है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, और जो -q है अंदर वाले सरफेस पे इसकी वजह से इस तरफ होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फील्ड यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0।
व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर ग्रेटर देन बी, यानी बाहर किसी पॉइंट पे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस बाहर वाले चार्ज की वजह से। जो सेंटर वाला चार्ज क्यू है और अंदर वाला चार्ज माइनस क्यू है, इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा केवल आउटर वाले चार्ज की वजह से, यानी के क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर अब व्हाट इज द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल, तो वो हो जाएगा भी क्यू। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर टू concentric conducting spheres, the outer sphere is hollow, तो ये वाला hollow है, and has a charge of -7q. The inner sphere is solid and has a charge of +2q. तो how much charge is on the outer surface and inner surface of the outer sphere? तो देखो अगर इस पे चार्ज +2q है तो इसके अपोजिट सरफेस पे यहाँ पे चार्ज आएगा -2q, उसके बदले बाहर आएगा +2q, और -7q हमने इसको दिया हुआ है अलग से, तो फिर बाहर नेट चार्ज आ जाएगा -7q + 2q, यानी -5q। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा -5q। आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस, तो आउटर सरफेस पे -5q और इनर सरफेस पे -2q। फिर लिखा है भी, इफ़ ए वायर इज कनेक्टेड बिटवीन द इनर एंड द आउटर स्फीयर्स आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, हाउ मच टोटल चार्ज इज ऑन द आउटर स्फीयर। तो अगर हम एक यहाँ पे वायर कनेक्ट कर दें, तो हमने किया था भी कि अगर वायर कनेक्ट कर दें तो इसका जो सारा चार्ज है वो फ्लो करके बाहर चला जाएगा। तो जो +2q चार्ज है ये फ्लो करके यहाँ पे आ जाएगा और इस -2q के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये +2q और -2q आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे और फिर यहाँ पे चार्ज बचेगा -5q। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -5q। We return to the original condition. We now connect the outer sphere to the ground. हमने अब इसको ग्राउंड से कर दिया कनेक्ट आउटर स्फीयर को। How much total charge will be on the outer sphere? तो इसे ग्राउंड से कनेक्ट करने से क्या होगा, फिर ये -5q सारा ग्राउंड में चला जाएगा और इसके आउटर सरफेस पे चार्ज 0 हो जाएगा। देन हाउ मच टोटल चार्ज विल बी ऑन द आउटर स्फीयर, तो फिर आउटर स्फीयर पे टोटल चार्ज हो जाएगा -2q। तो आंसर हो जाएगा -2q। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर शोन a conducting sphere of inner radius a and outer radius b given a charge q। तो हमने इसको चार्ज q दिया। A point charge q is placed in the cavity, और एक पॉइंट चार्ज हमने यहाँ रख दिया सेंटर से थोड़ा दूर, और ये डिस्टेंस है x। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पे हमने बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो अगर यहाँ पे चार्ज Q रखा हमने तो फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और ये जो चार्ज इंड्यूस होगा नेगेटिव चार्ज, इसकी टोटल वैल्यू होगी -q, और इसके बदले +q चार्ज बाहर आएगा और कैपिटल Q पहले से है, तो फिर यहाँ पे टोटल चार्ज हो जाएगा Q + Q। और जो ये -q चार्ज है जो इंड्यूस हुआ है, इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी डेंसिटी, क्योंकि ये जो +q है ये वाला, ये यहाँ इस सरफेस के नज़दीक है,
तो फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी, ठीक है। तो फिर पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल आएगा, तो जो ये प्लस क्यू चार्ज कैविटी के अंदर रखा हुआ है और माइनस क्यू जो इंड्यूस हुए हैं, तो इन दोनों का इफेक्ट पॉइंट पी पे 0 हो जाएगा अभी। तो ये पॉइंट हमने किया था पहले कि कैविटी में कहीं पे भी कोई चार्ज रखोगे तो उसका और जो इंड्यूस्ड चार्ज है इनका इफेक्ट दोनों का मिलके बाहर किसी पॉइंट पे 0 हो जाते हैं। तो फिर पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल आएगा वो केवल इस Q प्लस क्यू वाले चार्ज की वजह से आएगा। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पॉइंट पी पे KQ प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल हो जाएगा KQ प्लस क्यू अपॉन आर, ठीक है भी। इसके बाद सेकेंड पार्ट है आल्सो फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर C। अब सेंटर C पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो वो तीनों चार्जेस की वजह से निकालेंगे, जो ये प्लस क्यू, माइनस क्यू और Q प्लस क्यू। अब जो सेंटर से डिस्टेंस x पे रखा है प्लस क्यू, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा सेंटर पे KQ बाई एक्स, और जो ये इंड्यूस्ड चार्ज है माइनस क्यू, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा सेंटर पे माइनस KQ बाई ए, और जो आउटर सरफेस पे चार्ज है Q प्लस क्यू, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा KQ प्लस क्यू अपॉन बी। तो तीनों को ऐड कर दिया तो फिर नेट पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है भी। इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 8 अभी छोड़ देना, इसका कॉन्सेप्ट अभी हमने किया नहीं है, सो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, इनसाइड अ न्यूट्रल मेटेलिक स्फेरिकल शेल a charge Q1 is placed and outside the shell a charge Q2 is placed। तो अगर Q1 सपोज यहाँ रखा हुआ है, मान लो सेंटर पे रखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे माइनस Q1 इंड्यूस होगा और माइनस Q1 का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, फिर बाहर प्लस Q1 होगा। अगर ये Q2 यहाँ पे नहीं होता, ये Q2 अगर यहाँ पे नहीं होता तो फिर इस प्लस Q1 का डिस्ट्रीब्यूशन भी बाहर के सरफेस पे यूनिफॉर्म होता। बट Q2 की वजह से क्या होगा, अगर Q2 मान लो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ ज़्यादा हो जाएंगे और इस तरफ थोड़े कम होंगे। हाँ जी, अब पार्ट पी, इफ़ Q1 इज एट द सेंटर ऑफ शेल, अगर Q1 सेंटर पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल रिमेन्स 0। तो देखो जो किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा शेल के अंदर वो Q1 की वजह से आएगा, और कितना आएगा KQ1 बाई आर स्क्वायर। तो फिर 0 तो नहीं होगा, तो नॉन जीरो होगा। तो P का आंसर हो जाएगा एक तो B, ठीक है भी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो सेंटर वाले Q1 की वजह से आएगा, और जो इंड्यूस्ड चार्ज है माइनस Q1 इसकी वजह से 0 होगा, क्योंकि ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फिर इसके लिए ये पॉइंट बन गया अंदर का पॉइंट, इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूँ। तो पॉइंट A बन गया इसके लिए अंदर का पॉइंट, और अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और जो बाहर वाले चार्जेज हैं उनकी वजह से तो वैसे 0 होगा अंदर। तो फिर पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा केवल Q1 की वजह से, तो वो हो जाएगा नॉन जीरो। तो P का आंसर हो जाएगा B। सेकंड पार्ट है भी, इफ़ Q1 इज नॉट एट द सेंटर ऑफ शेल, अगर Q1 को हम सेंटर से हटा के थोड़ा यहाँ पे रख देते हैं मान लो, तो फिर टोटल चार्ज जो इंड्यूस होगा वो माइनस Q1 ही होगा, बट उसकी डेंसिटी अब यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो Q1 के नज़दीक के सरफेस पे चार्ज ज़्यादा इंड्यूस होगा और यहाँ पे कम होगा, बट टोटल माइनस Q1 ही होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन फिर किसी पॉइंट पे तो आएगा ही,
अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q1 की वजह से भी आ सकता है और इस माइनस Q1 की वजह से भी आ सकता है, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन अब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे Q1 और माइनस Q1 दोनों की वजह से आ सकते हैं, और बाहर वाले चार्जेस की वजह से तो अगेन जीरो ही होगा। तो फिर Q का आंसर बी हो जाएगा, बी। फिर आर पार्ट है, एक पोजीशन ऑफ Q1 इज चेंज्ड विद इन द शेल कीपिंग Q2 फिक्स्ड। अगर Q1 की पोजीशन हमने चेंज कर दी, सेंटर से उठा के यहाँ पे रख दिया, तो अगेन बी पार्ट तो होगा इसका आंसर। अब सी भी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चेंजेस। तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा भी। जब चार्ज Q1 सेंटर पे है तब फील्ड पॉइंट ए पर कुछ और होगा, और जब चार्ज Q1 हमने यहाँ रख दिया से पॉइंट बी पर, तो फिर पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चेंजेस, तो फिर इसका आंसर सी भी हो जाएगा। डी पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड चेंजेस। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भी, क्योंकि अंदर हम क्या करते हैं उसका इफेक्ट बाहर नहीं आता। ये हमने किया था भी, जैसे कोई कंडक्टर है, इसमें कोई कैविटी है, यहाँ कोई चार्ज रखा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, यहाँ कुछ पॉजिटिव आ गया, या हमने कोई चार्ज रख दिया। तो अगर हम अंदर कुछ भी करेंगे, चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे इधर उधर, तो उसका इफेक्ट बाहर नहीं आएगा, और अगर बाहर वाले चार्ज को हम इधर उधर डिस्प्लेस करेंगे तो उसका इफेक्ट अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर आर का आंसर हो जाएगा बी एंड सी। फिर पार्ट ऐसे, इफ पोजीशन ऑफ Q2 इज चेंज्ड आउटसाइड। अगर हम Q2 की पोजीशन चेंज करते हैं कीपिंग Q1 फिक्स्ड, तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो नॉन जीरो ही होगा, बट अगर Q2 की पोजीशन आप चेंज करोगे तो बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, बट अंदर उसका इफेक्ट कोई नहीं होगा। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो वी हैव completed the subjective assignment. Now you try this objective assignment. तो इसमें से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो अभी क्वेश्चन नंबर 17 करने से पहले एक फार्मूला मैं आपको याद दिला दूं। हमने एक ये फार्मूला किया था सेल्फ एनर्जी का, सेल्फ एनर्जी ऑफ होलो स्फीयर। मान लो अगर ये होलो स्फीयर है रेडियस आर का, अगर इसको हम चार्ज दें टोटल चार्ज प्लस Q, तो इसकी जो सेल्फ एनर्जी होती है उसका ये फार्मूला होता है Q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी KQ² बाई 2R। तो इसका ये फार्मूला होता है अभी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस A, तो ये कोई स्फीयर है रेडियस A का, इट इज enclosed by a neutral conducting concentric spherical shell having inner radius 2a and outer radius 3a. Find electrostatic energy of the system. तो देखो ये वाला पार्ट सॉलिड है सारा, और बीच में होलो पार्ट है ये। अगर हमने इसको चार्ज दिया प्लस Q, तो फिर यहाँ पे आएगा माइनस Q चार्ज, और यहाँ पे आएगा प्लस Q चार्ज। तो इस तरह से हमारे पास ये तीन अलग अलग चार्ज हो गए, प्लस Q, माइनस Q एंड प्लस Q। तो फिर हमने इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बतानी है कितनी होगी। ठीक है,
तो देखो जो यहाँ पे एनर्जी होगी, एक तो इनकी अपनी अपनी सेल्फ एनर्जी होगी तीनों की, और एक इन तीनों की आपस में इंटरेक्शन एनर्जी होगी। So the total energy of system will be self energy of all these three charges, इनकी अपनी अपनी self energy, and interaction energy among themselves। तो फिर U हो जाएगा U self प्लस U interaction, और U self का ये फार्मूला है। तो जो ये प्लस Q चार्ज है अंदर वाला, इसकी सेल्फ एनर्जी हो जाएगी KQ² बाई 2A, तो R की जगह पे A आ जाएगा। फिर जो बीच वाला माइनस Q चार्ज है, इसकी हो जाएगी K -Q² अपॉन 2R, R इसका है 2A, तो यहाँ पे 2A आ जाएगा। और फिर जो ये आउटर वाला प्लस Q है, इसकी हो जाएगी KQ² अपॉन 2R, और इसका R है 3A। तो ये तो होगी इनकी सेल्फ एनर्जी। इसके बाद है इंटरेक्शन एनर्जी। तो इंटरेक्शन एनर्जी यहाँ पे तीन होंगी, जैसे एक इस प्लस Q और माइनस Q की, फिर एक इस प्लस Q और आउटर प्लस Q की, और एक माइनस Q और प्लस Q की। तो मान लो ये सरफेस A, ये B और ये C। तो पहले A और B की निकालते हैं। तो उसके लिए फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं U इक्वल टू Q इंटू V, यानी एक का पोटेंशियल दूसरे पे एंड देन मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ सेकेंड। तो अगर हम सपोज A की वजह से B पे पोटेंशियल निकालें, तो A की वजह से B पे पोटेंशियल आएगा KQ बाई 2A इंटू चार्ज ऑफ B, दैट इज़ माइनस Q। तो ये इंटरेक्शन एनर्जी होगी A और B की। उसके बाद फिर A और C की। तो अगर हम A की वजह से पोटेंशियल निकालें C पे, तो वो आएगा KQ बाई 3A मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ C यानी Q। तो ये इंटरेक्शन एनर्जी होगी B और C की, सॉरी A और C की। उसके बाद फिर B और C की। तो B की वजह से पोटेंशियल अगर निकालें पॉइंट C पे, तो वो आएगा माइनस KQ बाई 3A इंटू चार्ज ऑफ C, दैट इज़ प्लस Q। तो फिर ये हो जाएंगी इंटरेक्शन एनर्जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा KQ² अपॉन 4A प्लस KQ² अपॉन 6A, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 12 KQ² अपॉन A। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा A। ठीक है भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। इसमें भी आपने सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी निकाल के उनका सम करना है। ठीक है भी। चलो भैया क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 3 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स A, B एंड C। तो तीन अलग अलग शेल्स हैं भी, A, B और C, ऑफ रेडियाई A, B एंड C। A एंड C आर गिवन चार्जेस Q एंड माइनस Q। तो A को हमने चार्ज दिया प्लस Q और C को दिया माइनस Q, और फिर B को अर्थ कर दिया। तो फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ B। तो जिसका आउटर सरफेस है B का, इस पे कितना चार्ज आएगा, तो ये हमने बताना है। ठीक है। तो आप जैसे A के आउटर सरफेस पे चार्ज अगर प्लस Q है,
तो फिर बी के अंदर वाले सरफेस पे आ जाएगा -q। और फिर जो बी का आउटर सरफेस है यहाँ पे हमें कुछ चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा, से x, क्योंकि जब हमने इसको अर्थ से कनेक्ट किया तो अर्थ से कुछ चार्ज फ्लो करके आ सकता है, या फिर बी से अर्थ में जा भी सकता है, या फिर अर्थ से बी में आ भी सकता है। तो डिपेंड करेगा कि x क्या आता है फाइनली। तो ए पे अगर चार्ज +q है तो बी के अंदर वाले सरफेस पे -q, और बी के बाहर वाले सरफेस पे अज्यूम कर लिया x, तो फिर यहाँ -x हो जाएगा और बाहर होगा +x और -q, यानी x -q। सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज ऑन वेरियस सरफेसेस। अब अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है अभी, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो हमारा आंसर होगा। तो फिर x की वैल्यू निकालने के लिए हम b का पोटेंशियल 0 कर सकते हैं, क्योंकि b अर्थ किया हुआ है, तो पोटेंशियल ऑफ b शुड बी 0। तो जितने भी चार्जेज हैं इन सब की वजह से पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालो और उसको 0 कर दो। तो अभी पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल आएगा, जो +q चार्ज है ए पे, इसकी वजह से आएगा kq/b, क्योंकि पोटेंशियल बी पे निकाल रहे हैं तो रेडियस बी आएगी नीचे। और जो -q चार्ज है बी के अंदर वाले सरफेस पे, इसकी वजह से आएगा -kq/b। और फिर जो चार्ज x है बी के आउटर सरफेस पे, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा kx/b। और जो सी के अंदर वाले सरफेस पे चार्ज है -x, इसकी वजह से बी का पोटेंशियल आएगा -kx/c। और फिर जो सी के आउटर सरफेस पे चार्ज है x -q, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा बी का kx -q/c, और इसको हमने 0 कर दिया। तो ये कैंसिल होगा kq/b -kq/b, और ये kx/c भी कैंसिल हो जाएगा kx/c से, और फिर यहाँ से सॉल्व करके x आ जाएगा qb/c। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा D। तो अभी इस क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में थोड़ी थ्योरी रहती है इसकी, वो कंप्लीट करेंगे। And in the next class we will complete this topic. Okay, thank you.